बात अब तमाम खबरों की कर लेते हैं। देखिए, रणबीर और आलिया जन्म जन्म के बंधन में बंध गए हैं। कैसा रहा शादी का जश्न और कैसे फैंस दे रहे हैं दोनों को मुबारकबाद, आगे आपको दिखाएंगे। एक सावधान करने वाली खबर की भी आज हम करेंगे, बताएंगे कि क्यों नए वेरिएंट के अटैक से दिल्ली एनसीआर के स्कूल सहम गए हैं और संक्रमण की नई रफ्तार डॉक्टर्स के नजरिए से कैसी है, क्या सलाह वो दे रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, साथ ही साथ बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं रेलवे के नई रफ्तार की, बताएंगे डीजल इंजन से मुक्ति के बाद क्या है भारतीय रेलवे का नया मिशन और कैसे इलेक्ट्रिक इंजन के दौर में पहुंच रहा है भारतीय रेलवे का सफर, इसकी बात करेंगे। आपकी मुलाकात उस दीवाने से करवाएंगे जिनके दिल में सिनेमा बसता है, दिखाएंगे कैसे इंदौर में एक शख्स ने छोटे से कमरे में बसा दिया है सिनेमा का पूरा संसार। यहाँ देखिए, बुलेटिन में आपको भारत के उत्सव के तमाम रंग हम दिखाने जा रहे हैं। आपके लिए चलेंगे मदुरई, जहां सड़कों पर इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। वैभव, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। क्या कहते हो तुम? और कल रात में अचानक करवट ले लिया मौसम ने, देखा? वही इसी करवट की हम बात करेंगे कि अचानक से दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ी राहत मिल गई है। कल आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह दिल्ली की हवा में गर्मी की जगह ठंडक का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। सुबह 6 बजे दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है। फिलहाल अगले 1-2 दिन लू के थपेड़ों से दिल्ली को राहत मिल गई है। मॉनसून को लेकर भी अच्छी खबर है। मौसम विभाग की तरफ से गुड न्यूज़ दी गई है और कहा गया है कि इस साल देश में मॉनसून सामान्य रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बारिश किसानों से लेकर आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। अप्रैल में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है, लेकिन गुरुवार शाम दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट क्या ली। मौसम सुहाना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन धूल भरी आंधी का भी सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। हालांकि मौसम विभाग ने यह पहले ही बता दिया था कि हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलेगा और लोगों को भीषण गर्मी के बीच सुकून भरी हवाएं राहत का एहसास कराएंगी। हालांकि बारिश की बूंदों ने दिल्ली एनसीआर को नहीं भिगोया, लेकिन ठंडी हवाएं अपने साथ गर्मी से राहत का पैगाम जरूर साथ लेकर आईं। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वीकेंड दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि सोमवार से फिर से तेज गर्मी और लू का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 18 अप्रैल के बीच मौसम में बदलाव दिखेगा। इस बीच धूल भरी आंधी और बादल छाने की संभावना बनी हुई है। दरअसल हिमालय के क्षेत्र में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और पंजाब के ऊपर चक्रवात के आने से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 18 से 20 अप्रैल, तो इसलिए जो 12 से या 13 से जो 20 अप्रैल है, कहीं मेजर हीट वेव स्पेल नहीं रहेगा। देश में मानसून के भी अच्छा रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और देश के अधिकांश हिस्सों में जून से सितंबर महीने के बीच सामान्य से काफी अच्छी मानसूनी बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तर भारत में गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए सैलानी पहाड़ी इलाकों का रुख करने लगे हैं। शिमला में भी पर्यटकों की भीड़ अब देखी जा सकती है। कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन में रिजर्वेशन तक नहीं मिल रहा है, इसलिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। शिमला में मौसम सुहाना है, इसलिए सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। हर चौराहे पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। मैदानी इलाकों में काफी गर्मी है, इसलिए शिमला का यह मौसम सैलानियों को खूब भा रहा है। जब शिमला जाने के लिए लोगों की बेताबी बढ़ी है, तो कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन में सीट की डिमांड में भी तेजी आई है, जिससे वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक समर स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिससे यात्रियों में खुशी है।
बहुत अच्छा लग रहा है जी। फिलहाल तो बच्चे को लेके आए थे, पहली बार लेके 3 साल की बेटी है मेरी, बहुत खुश हो रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माई गुड लक के मेरे को ट्रेन मिल गई, मेरी तो सीट नहीं थी रिजर्व में। रेलवे ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले रिजर्वेशन करवानी थी हमने, उस पे आनी थी, बट हमें पता लगा एक ट्रेन और है, फिर 1 बजे जो आज चली है ये, इसलिए हम फिर इस पे आ गए। कालका शिमला रूट पर पहले से ही 5 टॉय ट्रेन रोजाना चल रही हैं, लेकिन समर स्पेशल के शुरू होने से अब ये संख्या 6 हो गई है। ये टॉय ट्रेन रोजाना दोपहर 1:05 पर कालका से शिमला के लिए चलेगी और शाम 6:30 बजे शिमला पहुंचेगी। अगले दिन सुबह ये ट्रेन 9:20 पर शिमला से चलकर दोपहर 3:50 पर कालका पहुंचेगी। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक को यूनेस्को ने जुलाई 2008 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस ट्रैक पर 103 सुरंगें और 48 डिग्री के कोण पर घूमने वाले डिब्बे यात्रियों के सफर को रोमांचकारी बनाते हैं। शिमला से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात देश के उत्सव की कर लेते हैं। हिंदुस्तान त्योहारों का देश कहा जाता है और उसके रंग इस वक्त उत्तर से पूर्व तक पूरी तरीके से छाए हुए हैं। भारत में कई राज्यों में परंपरागत तरीके से नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। उड़ीसा में उड़िया नव वर्ष के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नए साल की परंपरागत शुरुआत का जश्न तमिलनाडु ने भी मनाया। यहाँ भी भक्तों ने भगवान से नव वर्ष में सुख और समृद्धि की कामना की। असम में नए साल का आगाज बिहू उत्सव के साथ हुआ। असम में ये त्योहार 1 हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। उत्सव की कुछ ऐसी तस्वीरें मदुरै से भी आई, जहां चित्रई त्योहार का रंग शानदार हमको देखने को मिला। मदुरै में चिथिराई उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के मासी स्ट्रीट से होते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है। ये भगवान सुंदरेश्वर यानी कि शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व मनाया जाता है। हर साल श्री हरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर यह आयोजन किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि बहुत ही सुगम तरीके से ये रथ यात्रा, शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा सके। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के सूरत से आई रमजान के पाक महीने की एक तस्वीर, जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। खास बात यह है कि ये मिसाल स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कायम की। भाईचारे की ये तस्वीर जितनी प्यारी है, संदेश भी उतना ही बड़ा है। रमजान के पाक महीने की इससे पवित्र तस्वीर भला और क्या होगी। गंगा जमुनी तहजीब की ये मिसाल पेश की है छोटे छोटे बच्चों ने, और सबक दिया है उन लोगों को जो 2 धर्मों के बीच दीवार खड़ी करते हैं, अल्लाह और भगवान में फर्क करते हैं। गुजरात के सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव झांकड़ा की ये तस्वीर है, जहां एक स्कूल में बच्चे अपने मुस्लिम साथियों को इफ्तार करवा रहे हैं। खास बात यह है कि धर्मों के फर्क को मिटाकर सभी बच्चे एक साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे हैं। बड़े होकर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। एक दिन रोजा खिलाते हैं, हमारे पैसे से लाके तरबूज ऐसा फल हम मुस्लिम भाई को खिलाते हैं। हम मिलकर ही जो रहने की, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सरके ये कुछ अलग अलग नहीं। इस स्कूल में हर साल रमजान भी मिलजुल कर मनाई जाती है और दिवाली, होली भी। बच्चे अपने पॉकेट मनी से बचत करते हैं और उन पैसों से मिलजुल कर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली और होली में मुस्लिम छात्र हिंदू छात्रों को मिठाई बांटते हैं और रमजान में हिंदू छात्र मुस्लिम छात्रों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। जाहिर है आपसी भाईचारे की जो नींव स्कूल में रखी जा रही है, वो आने वाले दिनों में प्रेम और सहिष्णुता का ऐसा परिवेश बनाएंगे जहां वैमनस्यता की कोई जगह नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
शुभ समाचारों में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गुजरात के सूरत शहर में एक हीरा व्यापारी ने घर में लक्ष्मी के आगमन यानी कि बेटी के जन्म पर जैसा जश्न मनाया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। हीरा व्यापारी के परिवार ने बेटी के जन्म की खुशी भव्य और अनोखे तरीके से मनाई है और समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। उद्योगपति परिवार ने घर में जन्मी नवजात बेटी को गुलाबी रंग की बस में बैठाया और शहर की सैर कराई। परिवार की माने तो उनके 40 साल के बाद पहली बार घर में कन्या का जन्म हुआ है, जिसको लेकर सभी लोग काफ़ी खुश हैं। शहर के जाने माने हीरा व्यापारी और समाजसेवी गोविंद ढोलकिया के बेटे श्रेयस ढोलकिया की पत्नी ने बिटिया को जन्म दिया है, तो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा है। परिवार ने सफ़ेद रंग की अपनी बस को गुलाबी रंग का करवा दिया और फिर बेटी को इसी बस में बिठाकर पूरे शहर में भ्रमण करवाया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। परिवार को लोगों ने इस गुलाबी बस पर अंग्रेजी में इट्स अ गर्ल लिखवाया है और बेटी का एक चित्र भी यहाँ पर प्रतीकात्मक तरीके से बनाया गया है। जिस घर में बेटी ने जन्म लिया है उनके पिता जो है श्रेयांश भाई ढोलकिया हमारे साथ हैं। उनसे हम समझ लेते हैं आखिर उन्होंने इस तरह से बेटी की जन्म की खुशी को क्यों मनाया। श्रेयांश भाई बताइए कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में बेटी ने जन्म लिया। दूसरा ये बताइए कि इस तरह से बस में बेटी को शहर की सड़कों घुमाने के पीछे मकसद क्या था। अपने पुराणों में लिखा है कि जिसने 7 जन्मों का पुण्य किया उसके घर में बेटी पैदा होती है। तो वैसे हमारे घर में मतलब मेरी बहन जो है मेरे से बड़ी, वो 40 साल की अभी होने को आई, तो 40 साल से कोई बेटी घर में नहीं थी। बेटी ही होती है जो पूरा एक परिवार का, एक संसार का, मतलब एक संसार चलाने के लिए बेटी जरूरी है। बेटी बनती है, बहू बनती है, फिर माँ बनती है। तो वैसे वो संसार के लिए एक बेटी की जरूरत है। अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स बॉयज का रेशियो है वो थोड़ा गर्ल्स कम है। तो ये पूरा देख के हमको ऐसा लगा कि अगर बेटी हमारे घर में आ रही है तो हमको तो बहुत ही उत्साह हो रहा था। खाली मुझे नहीं, मेरी वाइफ, फैमिली में सबको उत्साह था इसका। तो उत्साह हम तो हमारे लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसमें लगा कि अगर हम जब घर में आ रही है तो उसका स्वागत कैसे किया जाए। वो स्वागत के उसमें हमने सोचा कि हमारे पास जो बस है अगर उसको पिंक कलर करके उसमें अगर हम कुछ करें तो उनके लिए, मेरी बेटी के लिए भी वो मेमोरी हो जाएगी। और वो हिसाब से फिर आइडिया है कि अगर ये हम सूरत में थोड़ा लंबा घुमाएंगे तो शायद दूसरे लोगों को भी ये मैसेज मिलेगा कि अगर बेटी अपने घर में आ रही है तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है और वो लक्ष्मी के स्वरूप को हमको पूजनीय बना के उसका स्वागत करना चाहिए हमारे घर में, और वही हमारा घर, परिवार, समृद्धि सब आगे लेके जाएगी। तो वैसे हमने ये सोचा और हमारे घर में भी थोड़ा सेलिब्रेशन रखा था। पूरा फैमिली इकट्ठा हुआ था, वहाँ पे भी नाटक, पूरा शो किया था। तो वैसे पूरा माहौल घर में भी हमने किया था। तो देखिए, बदलते समय के साथ रेलवे भी अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कभी ट्रेन जो है भाप के इंजन से दौड़ा करती थी, जिसके बाद डीजल इंजन ने इनकी जगह ली और अब रेलवे तेज़ी से विद्युतीकरण पर फोकस कर रहा है। रेलवे ने तय किया है कि 2030 तक देश की पटरियों से डीजल इंजन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। स्टीम इंजन की तरह ही रेलवे के लिए इतिहास बन जाएगा डीजल इंजन। जी हाँ, रेलवे ने फैसला किया है कि 2024 तक सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण कर लिया जाएगा और आने वाले 2030 तक सभी रेलवे रूटों से डीजल इंजन को हटा लिया जाएगा। तस्वीरें समस्तीपुर डीजल शेड की हैं। यहाँ पर तमाम तरह के डीजल इंजन रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं। जो कुछ बच गए हैं वो रेलवे के लिए थोड़े बहुत काम के हैं। समस्तीपुर रेल मंडल का दावा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से डीजल इंजन की विदाई हो जाएगी। इस क्षेत्र में जो भी हमारे लोकोमोटिव चलेंगे उनको डीजल लोकोमोटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई भी पावर चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, क्लीन एनर्जी का यूज़ होगा। एक वक्त था जब यही डीजल इंजन रेलवे के लिए गति की क्रांति के दूत बनकर आए थे और स्टीम इंजन को ट्रैक छोड़ने की वजह बने थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता है। अब यही डीजल इंजन इतिहास बनने जा रहे हैं और उनका स्थान तेजी से इलेक्ट्रिक इंजन लेते जा रहे हैं। तो विद्युतीकरण से और कम लागत आएगी हमारे उसको चलाने में, तो बहुत ही एफिशिएंट वर्किंग हो जाएगी और थोड़ी गाड़ियों की गति बढ़ेगी। तो इससे
सभी को लाभ होगा। इलेक्ट्रिक इंजनों के इस्तेमाल से रेलवे की स्पीड तो बढ़ी ही है, पर्यावरण के लिए भी ये अनुकूल है। रेलवे ने ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन तकनीक की भी शुरुआत कर दी है, यानी अब किसी भी कोच में बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर यान पर निर्भरता नहीं रहेगी। कोच में ओवरहेड केबल से सीधे बिजली की आपूर्ति होगी। कई ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन तकनीक को शुरू कर दिया गया है। डीजल पर निर्भरता कम होने से रेलवे का मुनाफा तो बढ़ेगा ही, यात्रियों को भी कम कीमत में आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। 2020 में जब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, तभी उन्होंने कहा था कि भारतीय रेलवे दुनिया का पहला ऐसा रेलवे होगा जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। साथ ही हम दुनिया के पहले रेलवे नेटवर्क होंगे जो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होगा और स्वच्छ ऊर्जा से ट्रेनों को चलाएगा। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाओं से भरा हुआ व्यक्ति अक्सर अपने अनोखे तरीके से सबको चौंका देता है। देश में घटते सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाल को देखते हुए इंदौर के एक व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया है जिसकी अब हर तरफ तारीफ हो रही है। विनोद जोशी नाम के इस व्यक्ति ने एक छोटे से किराए के कमरे के अंदर सिंगल स्क्रीन सिनेमा संग्रहालय बनाया है, जिसे उसने इंदौर सिनेमा संग्रहालय नाम दिया है। जरूर देखें। कहते हैं शौक एक बड़ी चीज है और इसे साबित करते हैं इंदौर के एक शख्स विनोद जोशी। सिनेमा के तो कई संग्रहालय आपने देखे होंगे, लेकिन सिनेमा घर संग्रहालय कभी देखा क्या सुना भी नहीं होगा। विनोद जोशी ने अपने शौक के लिए किराए का एक कमरा लेकर ये सिनेमा घर संग्रहालय बनाया है। विनोद जोशी पेशे से पुस्तकों का व्यापार करते हैं, लेकिन बचपन का फिल्में देखने का शौक अब ऐसा हावी हुआ कि ये संग्रहालय अस्तित्व में आ गया। गुजरते वक्त के साथ जिस तरह से सिंगल स्क्रीन टॉकीज का क्रेज कम हुआ और एक के बाद एक टॉकीज बंद होने लगी, तो विनोद के मन में कुछ अलग करने का विचार आया। साल 2015 में विनोद जोशी ने एक संग्रहालय खोलने की शुरुआत की और कोरोना काल आते आते उन्होंने शौक को सिनेमा घर संग्रहालय में तब्दील कर दिया। मकसद यही कि सिनेमा घरों की पहचान कायम रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि जो सिंगल स्क्रीन का दौर है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए, चाहे वो टैक्स की मार से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन जो दौर आज का देखते हैं अपन, उस दौर से कहीं ज़्यादा बेहतर सिंगल स्क्रीन का रहा है। सिनेमाघर का उद्देश्य ये भी है कि उनको सिंगल स्क्रीन के इतिहास के बारे में बताया जाए। तो जो ये प्रोजेक्टर है वो रीलों के द्वारा दिखाया जाता है। इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी इसी के अंदर है। 1917 से लेकर 2000 तक में जो भी सिंगल स्क्रीन बने हैं उसकी पूरी यात्रा है यहाँ पर, जिसको दिखाया गया है कि सिंगल स्क्रीन किस तरह के होते थे। इंदौर सिनेमा संग्रहालय अब कोई आम संग्रहालय नहीं, बल्कि अपने आप ढेरों यादें समेटे है। ये संग्रहालय 1917 से साल 2000 तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यात्रा की यादों से भरा हुआ है। इसके साथ ही इसने सिनेमा की दुनिया के बहुत से पहलुओं को बांध कर रखा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग देख और महसूस कर सकते हैं। सिनेमाघर में सबसे पहले हम आते हैं तो टिकट लेते हैं, तो टिकट का कलेक्शन है। हम देखते हैं कि लॉबी कार्ड या पोस्टर देखते हुए व्यक्ति फिर अंदर हॉल में प्रवेश करता है, तो यहाँ लॉबी कार्ड है, पोस्टर है। उसके अलावा फिर यहाँ सिनेमाघर की प्रचार सामग्री है कि किस तरह से किस सिनेमाघर में कौन सी फिल्म लग रही है, तो पहले वो प्रचार सामग्री होती थी, वो है। फिर जो सिनेमाघर के अंदर इंटरवल होता था तो वहाँ विज्ञापन दिखाए जाते, तो वो स्लाइड है यहाँ पर। ब्लॉग द्वारा किस तरह से पेपरों में, न्यूज़पेपर में ये जानकारी आती थी कि सिनेमाघर में कौन सी फिल्म लग रही है, यहाँ ब्लॉग है। इसके अलावा सिनेमाघर के फोटोग्राफ है। सिनेमा घरानों, टिकट्स और उनके प्रचारों, पोस्टरों और उनकी कमाई के आंकड़ों से लेकर फिल्म रीलों तक संग्रहालय इतिहास के हर इंच पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा संग्रहालय में 9 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक की गूंगी फिल्मों की सिनेमा रील भी प्रदर्शित की गई। इस संग्रहालय में फिल्मों को भी पुराने प्रोजेक्टर के साथ दिखाया जाता है, जो अपनी तरह का एक अनूठा अनुभव देता है।
यहाँ अक्सर बड़ी संख्या में लोग कतार में देखे जा सकते हैं, जिसके लिए महज उन्हें ₹1.60 का टिकट लगता है। विनोद जोशी की राज्य सरकार से मांग है कि इंदौर में अब सिर्फ 4 सिंगल स्क्रीन टॉकीज बचे हैं। उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो अस्तित्व में रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कलिंगा हॉकी स्टेडियम में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। 4 साल में एक बार आने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच होना है। हॉकी इंडिया और उसके आधिकारिक साझेदार ओडिशा 2018 में इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद देश लगातार दूसरी बार इस इवेंट की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के 15वें सीजन का आयोजन 2 शहरों में होगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में यह किया जाएगा, जहां पर देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण होगा। और इसी के साथ वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। यार आजकल बारिश बहुत हो रही है। हाँ तो अच्छा मौका है, डूब मरो। टीवी कितनी देर तक देखते हो? 3 घंटा। अच्छा, और फेसबुक कितनी देर तक चलाते हो? 2 घंटा। अच्छा, और व्हाट्सएप कितनी देर तक चलाते हो? 5 घंटा। और घर वालों के साथ कितनी देर तक रहते हो? 1 घंटा। अच्छा, और काम क्या करते हो? घंटा। भाई खाली एक्सप्रेशन से बताना, गर्मी में कौन सी चीज से सबसे ज्यादा आराम मिलता है? नींबू पानी, गन्ने का जूस, लस्सी, बीवी के मायके जाने से? म्यूजिक फंस गया। यही लाइन हिंदी में बोलो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।